मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण एवं साख नियंत्रण की रीतियों के बारे में। साख नियंत्रण के अर्थ के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति का अभिप्राय प्राय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देश के व्यापार, वाणिज्य तथा जनसाधारण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार साख की मात्रा में घटत बढ़त करता है। यदि देश में साख की मात्रा राष्ट्र की आर्थिक क्षमता से अधिक है तो मुद्रा प्रसार का भय रहता है, और अगर साख की मात्रा कम हो तो मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों का सामना करने की नौबत आती है। अतः साख की पूर्ति में मांग के अनुकूल समायोजन करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। साख नियंत्रण के उद्देश्यों के बारे में हम बात करें तो साख के नियंत्रण के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला, साख नियंत्रण के उद्देश्य जो आर्थिक जीवन की अस्थिरता को दूर करने के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे मुद्रा प्रसार व मुद्रा संकुचन को सुधारना, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों को रोकना या सुधारना, बेकारी में वृद्धि को रोकना, उत्पादन में गिरावट पर नियंत्रण। दूसरे भाग में उन उद्देश्यों का समावेश होता है जो धनात्मक हैं और जनहित में अधिक लाभकारी हैं। इसमें विदेशी विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, विदेशी पूंजी के देश के बाह्य गमन पर रोक लगाना, कीमत स्तर में स्थायित्व लाना, रोजगार में वृद्धि करना तथा पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, उत्पादन में वृद्धि, व्यापार चक्रों से छुटकारा और आर्थिक नियोजन की सफलता एवं तीव्र विकास दर का प्राप्त करना है। साख नियंत्रण की रीतियों के बारे में हम बात करें, साख नियंत्रण के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाता है। इन विधियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। परिमाणात्मक विधियां, इसमें उन विधियों का समावेश होता है जो बैंकों के नकद कोषों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं तथा उनकी लागत को नियंत्रित करते इसमें साख की मात्रा को प्रभावित करती हैं। दूसरा, गुणात्मक विधियां, इसमें वे विधियां सम्मिलित होती हैं जो साख के प्रयोग एवं व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, जिससे साख का प्रयोग उन्हीं कार्यों के लिए हो जिसे केंद्रीय बैंक वांछनीय समझता है तथा अवांछित उपयोगों पर या अनावश्यक क्षेत्रों में साख विस्तार पर रोक लगाई जाती है। व्यवहारिक अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि केवल साख परिमाणात्मक नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं होता, अतः गुणात्मक नियंत्रण भी आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम बात करें परिमाणात्मक साख नियंत्रण रीतियों की। इसमें मुख्य है बैंक दर। बैंक दर साख नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण रीति मानी जाती है। बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक संबद्ध बैंकों के प्रथम श्रेणी विनिमय पत्रों की पुनर्कटौती करता है या स्वीकृत प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। कुछ देशों में बैंक दर को कटौती पर भी कहते हैं। इसके बाद में बैंक दर व साख नियंत्रण। बैंक दर में परिवर्तन से सभी प्रकार की मौद्रिक दरों में परिवर्तन आता है। जब बैंक दर बढ़ जाती है तो बाजार ब्याज दर भी बढ़ जाने से ऋणों की मात्रा घटती है और साख संकुचन होता है। इसके विपरीत जब बैंक दर घट जाती है तो मुद्रा बाजार में भी ब्याज दरें गिर जाने से ऋण लेना सस्ता हो जाता है और ऋणों की मात्रा बढ़ती है, अतः साख का प्रसार होता है। बैंक दर कम होने पर उसे सस्ती मुद्रा नीति तथा बैंक दर अधिक होने पर महंगी मुद्रा नीति कहा जाता है। सस्ती साख नीति से साख का प्रसार होता है, जबकि महंगी साख नीति से साख का संकुचन होता है। जब केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा कम करना चाहता है तो बैंक दर बढ़ा देता है, और इसके विपरीत अगर साख की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो बैंक दर को कम कर देता है। बैंक दर में कमी होने से मुद्रा बाजार में अधिक ऋणों की मांग की जाती है, विनियोगों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, साख का प्रसार होता है, सामान्य ब्याज दर कम हो जाती है। इससे विदेशी विनिमय दर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है क्योंकि देश से विदेशी पूंजी बाहर जाने लगती है। इसके विपरीत जब बैंक दर बढ़ती है तो सामान्य ब्याज दर बढ़ जाती है, ऋण महंगा होने से साख का संकुचन होने लगता है, मूल्य एवं रोजगार का स्तर गिरता है और विदेशी विनिमय दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है।
अब हम बात कर रहे हैं खुले बाजार की क्रियाएं। साख नियंत्रण की दूसरी परिमाणात्मक रीति खुले बाजार की क्रियाएं हैं। इस रीति के अंतर्गत जब देश में साख की मात्रा अधिक होती है तो केंद्रीय बैंक खुले बाजार में स्वर्ण तथा प्रतिभूतियों का विक्रय करता है। इससे जनता व बैंकों से मुद्रा खींचकर केंद्रीय बैंक के पास आ जाती है और स्वर्ण तथा प्रतिभूतियां बैंकों व जनता के पास पहुंच जाती हैं। इससे साख निर्माण क्षमता भी कम हो जाती है। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक देश में साख व मुद्रा की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करता है। इससे जनता या बैंकों के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और बैंकों के पास जमाए बढ़ने से साख निर्माण की क्षमता भी बढ़ जाती है। तीसरा, बैंकों के प्रारक्षित नगद कोषानुपात में परिवर्तन। आजकल संसार के प्राय सभी केंद्रीय बैंक अपने संबंध बैंकों से उनकी जमाओं का एक निश्चित अनुपात नगद प्रारक्षित निधि के रूप में अपने पास जमा करते हैं, ताकि केंद्रीय बैंक इन जमाओं का उपयोग सदस्य बैंकों को उधार देने, उनके बिलों की कटौती करने तथा उनके लिए समाशोधन गृह का उपयोग सदस्य बैंक के रूप में उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ हो सके। अर्थात यह सदस्य बैंकों की जमाओं का प्रारक्षित भाग है जो केंद्रीय बैंक अपने पास नगद में रखता है। अगर केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा कम करना चाहता है तो वह इन कोषों के प्रतिशत में वृद्धि कर देगा, जिससे सदस्य बैंकों के पास नगद कोषों में उस सीमा तक कमी होने से साख निर्माण की क्षमता भी कम हो जाएगी। इसके विपरीत परिस्थितियों में अगर देश में साख का विस्तार करना है तो केंद्रीय बैंक उस नगद कोषानुपात दर को घटा देगा। इससे सदस्य बैंकों के पास नगद कोषों में वृद्धि होने से साख निर्माण बढ़ जाएगा। तरल कोषानुपात में परिवर्तन। साख नियंत्रण के रूप में इस नीति का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। सर्वप्रथम सन 1945 में अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अब विभिन्न देशों में स्फीति जनित साख नियंत्रण के रूप में इस पद्धति का प्रयोग बढ़ा है। जब इस रीति के अंतर्गत देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग तरल रूप में रखना होता है, जिसमें नगद कोष तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों का समावेश होता है। जब केंद्रीय बैंक साख की मात्रा कम करना चाहे तो वह इन तरल कोषों के अनुपात में वृद्धि कर दे, तो बैंकों को अपने पास में जमाओं का यह भाग तरल रूप में रखने को बाध्य होना पड़ेगा और उस सीमा तक साख निर्माण कम होगा। इसके विपरीत अगर साख में वृद्धि करनी हो तो कोषों का अनुपात कम किया जा सकता है। इससे बैंकों को ऋण देने व साख निर्माण का अवसर मिलेगा। अब हम बात करें गुणात्मक साख नियंत्रण रीतियों के बारे में। साख नियंत्रण की इस श्रेणी में उन रीतियों का समावेश होता है जिनसे बैंकों को नगद कोषों की मात्रा को प्रभावित किए बिना ही साख का उपयोग प्राथमिकता अनुसार किया जा सकता है। परिमाणात्मक साख नियंत्रण में सबसे बड़ा दोष यह रहता है कि ये सभी प्रकार के उद्योगों पर एक जैसा प्रभाव डालती है, जबकि गुणात्मक साख नियंत्रण का उद्देश्य साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करना नहीं होकर साख के विभिन्न उपयोगों पर नियंत्रण करना होता है, ताकि साख का उपयोग वांछित प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के अनुकूल हो। अवांछित उपयोगों में साख उपयोग को रोका जा सके। वास्तव में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं में गुणात्मक साख नियंत्रण अधिक महत्वपूर्ण है। गुणात्मक साख नियंत्रण की जो मुख्य पद्धतियां हैं, रीतियां हैं, उनमें सबसे पहले साख का चयनित उपयोग, साख राशनिंग, उपभोक्ता साख नियंत्रण, नैतिक अनुनय, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्रवाई आदि हैं। सबसे पहले हम बात करें चयनित साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत चयनित साख नियंत्रण का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि चयनित साख नियंत्रण में समूचे अर्थतंत्र को प्रभावित किए बिना ही केवल विशेष क्षेत्रों को आर्थिक अथवा वित्तीय क्रियाओं को प्रभावित किया जाता है। जैसे अगर खाद्यान्न के स्टॉक पर नियंत्रण करना है तो केंद्रीय बैंक खाद्यान्न के लिए दिए जाने वाले अग्रिमों तथा ऋणों को सीमित करवा सकती है। इसी प्रकार योजनाओं में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण व अग्रिम उपलब्ध किए जा सकते हैं। भिन्न भिन्न कटौती दरें। चयनित साख नियंत्रण की इस नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार के विनिमय पत्र पर पुनर्कटौती की भिन्न भिन्न दरें निर्धारित कर देता है
और इस प्रकार जिन क्षेत्रों को साख एवं ऋण अधिक देने की नीति हो उनमें पुनर्कटौती की दर नीची रखी जाती है तथा अवांछित क्षेत्रों के लिए कटौती दरें ऊंची रखी जाती हैं। आयात पूर्व जमा अनावश्यक आयातों को कम करने की दृष्टि से या हतोत्साहित करने की दृष्टि से आयातकर्ताओं को लाइसेंस देने के समय ही प्रार्थना पत्र के साथ आयातों की राशि पहले जमा करानी पड़ती है। इससे ऐसे कामों में साख को कम करने का प्रयास किया जाता है। नगद कोषों का प्रवृत्त उपयोग इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में विनियोजन करने वाले बैंकों को एक निश्चित राशि तक आरक्षित कोषानुपात केंद्रीय बैंक के पास जमा न कराने की छूट दी जाती है। अंतर निर्धारण इस पद्धति को ऋणों की आवश्यकता सीमा में परिवर्तन नीति भी कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत व्यापारिक बैंक माल की जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों में धरोहर राशि का प्रतिशत बढ़ाकर ऋण दें तो व्यापारी वर्ग माल का संग्रह अधिक करने में समर्थ न होंगे। उपभोक्ता किस्त साख नियमन इस पद्धति में उपभोक्ता सामान व इंजीनियरिंग उद्योग में शिथिलता को रोकने के लिए अथवा उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि हेतु उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टेलीविजन सेट, रेडियो, मशीन, पंखे, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार आदि खरीदने में बैंक ऋणों को प्रेरित किया जाता है। साख सीमा निर्धारण इसके अंतर्गत कुछ उद्योगों में साख की एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इससे अधिक साख उस क्षेत्र में किसी बैंक विशेष द्वारा नहीं दी जा सकती। दंडित ब्याज दरें जब किसी क्षेत्र को बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण दिया जाता है तो केंद्रीय बैंक ऐसे बैंकों से उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर दंडित ब्याज दरें वसूल करता है। राशनिंग या साख संभाजन इस रीति के अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक के लिए निश्चित कर दिया जाता है कि उसे केंद्रीय बैंक से एक निश्चित राशि से अधिक पुनर्कटौती या अग्रिम ऋण नहीं मिलेगा। नैतिक अनुनय केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का सरताज होने, उनके लिए अंतिम ऋणदाता होने और समाशोधन गृह कार्य करने के अलावा उनके नगद कोषों का संरक्षक होने व उनका मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शी होने से बैंकों पर अपना नैतिक दबाव डालकर उन्हें निश्चित दिशा में साख नियंत्रण का आग्रह कर सकता है। प्रचार आज के विज्ञापन के युग में केंद्रीय बैंक भी साख नियंत्रण के लिए कभी कभी केवल प्रचार का माध्यम भी अपनाते हैं। वे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन और प्रचार से व्यापारिक बैंकों को अपने साख संबंधी विचारों से अवगत कराते रहते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही यह साख नियंत्रण की सबसे अंतिम एवं कठोर नियंत्रण की रीति है। केंद्रीय बैंक अपनी उपयुक्त साख नियंत्रण की नीतियों को इतने प्रभावशाली ढंग से लागू करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही का प्राय अवसर नहीं आता। पर अगर केंद्रीय बैंक की अनुमोदित साख नीति की अवहेलना की जाती है तो केंद्रीय बैंक के पास साख नियंत्रण का अंतिम शस्त्र व्यापारिक बैंकों को प्रत्यक्ष आदेश देना रह जाता है और इसमें जो शाखा है उसको बंद करने का निष्कर्ष भी लिया जा सकता है।